बिहार शिक्षक भर्ती के 2.0 में 6 to 8 के लिए मैथ साइंस में प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। आज आपके सामने पाचन तंत्र को लेकर के आए हैं। क्वेश्चन के माध्यम से पूरा पाचन तंत्र कवर कर लेंगे। सही बात यह है कि थोड़ा सा 10-5 मिनट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बशर्ते हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक पूरा कवर करा देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्वादिष्ट भोजन को देख करके स्नायु है संबंधी प्रतिक्रिया। अब ये जीभ से संबंधित है, जीभ हम आपको इसी में पढ़ा दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन में, और लार ग्रंथि भी पढ़ा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीभ, देखिए जीभ क्या होता है, एक मांसल संरचना होती है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझें तो जीभ एक मांसल संरचना होती है, इसके कई भाग हैं। ठीक है, आगे वाला जो भाग है वो मीठा के लिए उत्तरदायी है। मीठा जो टेस्ट है, इस पे कई सारे टेस्ट बर्ड होते हैं। ठीक है, इसी टेस्ट बर्ड के कारण ही हमें टेस्ट का पता लगता है। आगे वाला पोर्शन मीठा होता है, बीच वाला जो है खट्टा है, और सबसे पीछे वाला तीखा है। और बीच का पोर्शन जो देख रहे हैं, बीच का एकदम मध्य का भाग है, इसमें टेस्ट नहीं होता, ये स्वादहीन होता है। ठीक है, अब जीभ के पीछे वाले हिस्से में एक मांसल उभरी, मतलब जब आप देखेंगे जीभ ऐसे, तो एक मुंह में ऐसे लटकता हुआ दिखाई पड़ता है, इसको बोलते हैं टॉन्सिल होते हैं। ठीक है, टॉन्सिल के द्वारा लिम्फोसाइट का निर्माण किया जाता है, जो भोजन के मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने के काम करती है। ये टॉन्सिल जो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, और रोगाणुओं, जैसे भोजन कर रहे हैं तो उसमें कई बैक्टीरिया है, उसको नष्ट करने में योगदान है। कभी कभी टॉन्सिल में जीवाणु से संक्रमण हो जाता है, जिससे टॉन्सिल में स्वेलिंग या सूजन आ जाती है। इसके कारण किसी पदार्थ को निगलने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में टॉन्सिलाइटिस नाम का रोग हो जाता है। अब जब हम ये पढ़ लिए हैं जीभ, तो इसी साथ में हम क्यों ना, जीभ के साथ में क्यों ना हम लार ग्रंथि भी पढ़ ले। सलाइवरी ग्लैंड, मनुष्य में कुल 3 जोड़ी, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जो जीभ के नीचे और जीभ और गाल के किनारों पर पाई जाती है। कभी आप देखेंगे लार ग्रंथियां होती हैं, और जब मुंह खोल रहे हैं या किसी का मुंह देख रहे हैं, तो फिर वो क्या होता है कि फुवारा के रूप में बाहर निकलता है। तो वो लार ग्रंथियां आपके किनारे होती हैं, जीभ के नीचे होती हैं, जहाँ स्थिति हम आपको बता रहे हैं, नीचे होती हैं, जीभ पर होती हैं, और लार ग्रंथि गाल के किनारों पर पाई जाती हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि को पैरोटिड ग्लैंड कहा जाता है, जबकि सबसे छोटी लार ग्रंथि को सब लिंगुअल ग्लैंड कहा जाता है। तो जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, इसको बोलते हैं पैरोटिड, PAROTID, पैरोटिड लार ग्रंथि कहा जाता है। लार ग्रंथि के द्वारा द्रव का स्राव होता है, इसे सलाइवा कहा जाता है। और सलाइवा भाई सलाइवरी ग्लैंड है, तो वही जिसको लार बोलते हैं ना, तो लार का pH 6.6, मतलब अब आप ये सोच के बताइए, अगर pH का मान 6.6 है तो उसकी क्या स्थिति होगी। तो अगर pH का मान 6.6 है तो इसका मतलब वो एसिडिक नेचर है। तो जो लार है वो किस नेचर का होता है, लार होता है एसिडिक नेचर का। लार कैसे नहीं होता है, लार होता है 6.6 pH होता है इसका। ठीक है, लार में मौजूद टाइलिन एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा, बाकी का पाचन तो हम नहीं बता सकते अभी, क्योंकि हम मुख पढ़ रहे हैं, मुख में जीभ पढ़ रहे हैं, तो जीभ का जरूरी है बताना कि मुख से आपका सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, वो भी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सलाइवा इन अवर माउथ। ठीक है, चलिए, लार ग्रंथि में सूजन आ जाता है तो मम्स, जिसको बोलते हैं गलसुआ रोग हो जाता है, या गलसुआ नामक बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, हमने आपको 2 बीमारी बताई एक टॉन्सिल में जो नीचे लटकता रहता है, टॉन्सिल गर्दन के पास, उसमें अगर सूजन आ जाए तो टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं। लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है तो गलसुआ या मम्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, मानव में पित्त का स्राव होता है, तो पित्त का स्राव यकृत से होता है, पित्त का स्राव यकृत से होता है। अब पढ़ लेते हैं,
भाई जब यकृत आया है तो यकृत को इसी समय हम लोग पढ़ लेते हैं भाई, टॉपिक के साथ, क्वेश्चन के साथ हम वो भी पढ़ लेंगे। तो देखिए, दो प्रकार के डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं हमारे बॉडी में, एक है यकृत और एक है अग्नाशय। एक है यकृत और एक है अग्नाशय। तो हम पहले यकृत के बारे में पढ़ लेते हैं। आप, यकृत का मतलब है लीवर, लीवर का मतलब है जिगर, ये सब एक ही का नाम है। कोई पूछे जिगर किसको बोलते हैं, बोलिए यकृत को। ठीक है, अब इसी समय हम आपको बता देंगे पूरा लीवर के बारे में, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड है। ठीक, सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रंग लाल भूरा होता है, 150 लगभग 1.5 किलो का होता है यह। ठीक है, लीवर को जिगर के नाम से जानते हैं। यकृत के नीचे वाले हिस्से में एक नाशपाती नुमा थैली पाई जाती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। नाशपाती नुमा थैली ऐसे यकृत है ये, ऐसे नीचे पाई जाती है जिसको पित्ताशय बोलते हैं, पित्ताशय। ठीक है, यकृत के द्वारा पित्त का निर्माण किया जाता है और पित्ताशय में जमा हो जाता है। तो अब बात करिए, पित्त का स्राव कहाँ से होता है, यकृत में होता है। ठीक है, निर्माण तो पित्ताशय का यकृत द्वारा ही होता है, लेकिन इसको जमा कहाँ किया जाता है, पित्ताशय में। पित्ताशय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पित्ता मतलब बाइल, एक होता है बाइल साल्ट और एक होता है बाइल पिगमेंट। ठीक है, तो बाइल साल्ट यह सोडियम बाइकार्बोनेट का रूप में पाया जाता है जो फैट को तोड़ने में कार्य करता है। बाइल साल्ट फैट को तोड़ने में। ठीक, और एक होता है बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट कलर से संबंधित है। अब ये कलर में दो प्रकार का, एक येलो एक ग्रीन। ठीक, बिलिरुबिन का निर्माण आरबीसी के टूटने से होता है जिसे यकृत उपापयी क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक, आरबीसी के टूटने से बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन से यकृत इसको बाहर निकालेगा। यकृत में संक्रमण हो जाने पर बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है और ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। जब ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि त्वचा का रंग पीला होने लगा, और त्वचा का रंग पीला मतलब जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया। याद रखिएगा, यकृत के कारण, लीवर के कारण ही देखिए समस्या हो रही है। क्यों? अगर आपका बिलिरुबिन का निर्माण आरबीसी के टूटने से होता है और बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म भाई निकाल दिया जाता है उपापयी क्रिया द्वारा, शरीर से बाहर हो जा रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ब्लड में बिलिरुबिन का मतलब मात्रा ज़्यादा हो गया, तब हो जाता है जॉन्डिस। पीलिया। यकृत ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है। यह प्रोटीन के पाचन के उपरांत बनने वाले नाइट्रोजन यौगिक अमोनिया का मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, और अमोनिया जो है वो भी बाहर निकलना जरूरी है, और अगर अमोनिया हमारे शरीर में रह गया तो वो भी टॉक्सिक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक बिलिरुबिन है, उसको भी बाहर निकलना जरूरी है। अगर ये ब्लड में ज़्यादा हो गया तो पीलिया हो गया। ठीक है, यकृत कुछ विटामिन को संचित करने का कार्य करता है। ये पूछता है क्वेश्चन कि यकृत में कौन कौन से विटामिन होते हैं, स्टोर किया रहता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। मतलब कुल मिलाकर के ए डी ए का मतलब वसा में जो घुलनशील होगा वो हमारा लीवर में स्टोर होगा। ठीक, और तीसरी चीज, यकृत ग्लूकोज के अतिरिक्त मात्रा को भी स्टोर किया रहता है, लेकिन ग्लूकोज के रूप में नहीं, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक,
तो ये लीवर था। तो आप समझ गए होंगे पित्त का स्राव होता है यकृत में। बाइल का स्रोत होता है पित्ताशय से कि जिगर से कि बड़ी आंत से कि अमाशय से। तो बाइल बनता है जिगर से और स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय से। अभी अभी हम डिस्कस किए हैं, ठीक। निम्न जानवरों में से किसका अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? खरगोश की। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच कम हो जाता है, मतलब एसिडिक हो जाता है। ये है 5.5। ठीक है। अब स्वाद का पता लगाने के लिए रसवेदी अभिग्राहक होते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन। अब आ गया अग्नाशय, तो क्यों ना हम अग्नाशय भी, क्योंकि दो प्रकार की पाचन ग्रंथियां हैं, एक का नाम है लीवर और एक का नाम है अग्नाशय। तो पैनक्रियाज को भी हम बहुत जल्दी समाप्त कर देते हैं। पैनक्रियाज या अग्नाशय की बात कर दें तो पैनक्रियाज। अब देखिए, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथ है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, पहली बात। सेकेंड लार्जेस्ट ग्रंथि है। मिक्स ग्रंथि है, पहली बात। शरीर में एकमात्र मिक्स ग्रंथि है। मिक्स का मतलब होता है, ये मान के चलिए, मिक्स का मतलब ये है कि इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरफ व्यवहार करता है। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरफ व्यवहार करने के कारण इस अग्नाशय को मिक्स ग्लैंड का नाम दिया गया। ठीक है। अब इसकी बात करें, इंडोक्राइन पार्ट क्या है और एक्सोक्राइन पार्ट क्या है? देखिए, अग्नाशय के एक्सोक्राइन पार्ट की बात कर लें तो पहले बाहरी बहिस्रावी जो भाग है, इसमें आता है ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, टाल। ट्रिप्सिन यह प्रोटीन को पेप्टोज या पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। लाइपेज फैट को फैटी एसिड में बदलता है। तो ट्रिप्सिन एक्सोक्राइन बहिस्रावी भाग है किसका? अग्नाशय का। अब अंतःस्रावी भाग इंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर लें तो पैनक्रियाज की अंतःस्रावी ग्रंथि को आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, मतलब लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है। ये पूछता है लैंगरहैंस की द्वीपिका किससे संबंधित है? अमाशय से कि अग्नाशय से? तो याद रखिएगा, अग्नाशय पैनक्रियाज से संबंधित है। और इसी लैंगरहैंस की द्वीपिका में आपको बताएं, लैंगरहैंस की द्वीपिका में हम आपको बताएं तीन प्रकार के सेल हुए। एक का नाम है अल्फा सेल, एक का नाम है बीटा सेल, एक का नाम है डेल्टा सेल। अल्फा सेल के पास ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए अल्फा सेल, इंसुलिन को बनाने के लिए बीटा सेल और सोमैटोस्टैटिन के लिए डेल्टा सेल जिम्मेदार होता है। इंडोक्राइन पार्ट के द्वारा बनाए गए हार्मोन से, भाई इंडोक्राइन पार्ट कौन से हैं? अल्फा सेल से कौन से हार्मोन बनता है? ग्लाइकोजन। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन बनता है? इंसुलिन। सबका यूज है अपना। ग्लाइकोजन का क्या यूज है? भाई ग्लाइकोजन क्या करता है? अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा सामान्य ऊपर जब चली जाती है, पहले हम आपको बता दें कि जब हमारे भोजन किया हमने, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से ऊपर हो गई, तो बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन जो हार्मोन है वह ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके यह ग्लाइकोजन लीवर में जमा हो जाता है। अभी पढ़े थे लीवर में कि ग्लूकोज लीवर में ग्लूकोज के रूप में नहीं होता, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। फिर समय आने पर फिर ये ग्लूकोज में बदल जाता है, वो अलग बात है। अब कैसे बदलेगा? ऐसे बदलेगा। मान लीजिए आपके भोजन में ग्लूकोज नहीं है,
शरीर में भोजन ग्लूकोज की आवश्यकता है। अब जो आप ग्लाइकोजन बनाए हैं, इस ग्लाइकोजन हार्मोन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। कौन कर देता है? ग्लूकागॉन अल्फा सेल के द्वारा। ये है स्थिति। और कार्य को नियंत्रित करने का काम डेल्टा सेल करता है। तो बीटा सेल ग्लूकोज को नियंत्रित मतलब अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और अल्फा सेल ग्लूकोज की कमी के कारण ग्लाइकोजन जो स्टोर रहता है उसको ग्लूकोज में बदल देता है। आप ऐसे समझिए अल्फा सेल और बीटा सेल को। जैसे मान के चलिए ग्लूकोज आपके शरीर में ज़्यादा है, तो इसको क्या करेंगे हम? ग्लाइकोजन में बदल देंगे, और स्टोर करने का जगह लीवर है। कौन बदलेगा इसको, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में? इंसुलिन। कौन बदलेगा? अब इसी इंसुलिन की कमी अगर हो जाए, अगर ये इंसुलिन कम हो जाए तो ग्लूकोज कम होगा ही नहीं हमारे रक्त से। भाई ज़्यादा होता जा रहा है, ग्लाइकोजन में बदल ही नहीं रहा है। और जब ग्लूकोज ज़्यादा होता रहता है तब क्या हो जाता है? डायबिटीज़, मधुमेह रोग, इसी को बोलते हैं। भारत को मधुमेह देश की राजधानी कहा जाता है, और मधुमेह की जागरूकता के लिए 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मधुमेह दिवस 27 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये है स्थिति कि जब भी हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी तो इंसुलिन तुरंत अपना काम करता है, वो ग्लाइकोजन में बदल देता है। अब उल्टा की बात करें थोड़ा, मान लीजिए कभी किसी कारणवश हमारे शरीर में ग्लूकोज है ही नहीं, अब कहाँ से आए? लीवर में स्टोर है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। अब ग्लाइकोजन के रूप में शरीर इसको लेगा नहीं, अब क्या करेगा? ग्लाइकोजन को हमें किस में बदलना है? ग्लाइकोजन को हमें बदलना है ग्लूकोज में। किस में बदलना है? ग्लूकोज में। कौन बदलेगा? अल्फा सेल बदलेगा। ठीक, ये है स्थिति ग्लूकागॉन हार्मोन के कारण। तो ये हमने आपके सामने अग्नाशय की बात की, मिश्रित ग्रंथ की बात की। अग्नाशय एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। जल्दी जल्दी से ये हो गया। अब बात कर लेते हैं मानव शरीर में किसका आकार सबसे बड़ा है। तो ये तो बात है यकृत का, लीवर का। मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सी है? यकृत है, इसमें किसी बात को संदेह ही नहीं है। निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो ये वसा से उत्पन्न होता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है, ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पाचन या पूर्ण पाचन की अगर बात करें तो छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक है, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, छोटी आंत। नाम से भले लग रहा है आपको छोटी आंत, लेकिन सबसे लंबा भाग आहार नाल का क्या है? छोटी आंत ही है। अमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ भोजन का पाचन और अवशोषण किया जाता है। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 10 मीटर होती है। पाचन संबंधित सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में होती है। छोटी आंत 3 भागों में होता है। एक का नाम है डिओडेनम, एक का नाम है जेवजेनम, एक का नाम है इलियम। तो ऐसे हम लिख दे रहे हैं डिओडेनम, एक का नाम जेजुनम, जेजुनम, एक का नाम है इलम। ठीक है, डिओडेनम अमाशय के बाद यह यू लाइक संरचना होती है। इसमें यकृत और अग्नाशय खुलते हैं डिओडेनम में। ठीक, जेजुनम की अगर बात करें, जेजुनम की इसमें यकृत और अग्नाशय खुलते हैं। जेजुनम ड्यूडेनम के आगे वाला भाग होता है जेजुनम, जो भोजन की छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। अब बात करें इलियम, यह छोटी आंत के सबसे नीचे वाला भाग होता है। यह कई घुमावदार नलियों के रूप में होता है। यहीं पर कई सारे ऐसे नलियाँ बनी होती हैं, ठीक, जहाँ पर उसको अवशोषण भी किया जाता है भोजन के जो महत्वपूर्ण पार्ट हैं। और यहीं पर भाई क्षेत्रफल बढ़ जाता है ना, कई बार घुमाव करने से क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाने से अवशोषण का कार्य आसानी से किया जा सकता है। ठीक, तो ये है आपकी छोटी आंत से संबंधित। एक जानवर द्वारा निस्तारित किया गया
फेरोमोन क्या है? यह एक ही जाति के जानवर के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। मछली से प्राप्त कॉड लिवर या तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? तो विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है कॉड लिवर, या जो मछली से प्राप्त होने वाला जो तेल है या जो भी है वो है विटामिन का समृद्ध स्रोत है। ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगते हैं। विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून होने जाते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन विटामिन के है। विटामिन में से किसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण क्या है? मानव अपशिष्ट से समदूषण, ये है आपका आपूर्ति में कोलीफॉर्म का उपस्थिति का लक्षण है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमने विटामिन के बारे में पढ़ा, तो विटामिन को क्यों ना हम एक बार पूरा बहुत ही कम टाइम में हम आपके सामने डिस्कस कर लें। विटामिन की खोज कौन किया था? विटामिन की खोज फंक साहब ने किया था। फंक के अनुसार भोजन में मौजूद कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें एमाइन, अमाइन है NH2 जिसको बोलते हैं अमाइन, जिसको ऐसे बोलते हैं NH2 केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं, अगर पाया जाता है तो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फ्रंक ने इसे वाइटल अमीन कहा गया था। वाइटल मतलब बहुत महत्वपूर्ण, वाइटल अमीन। अब इसको मिला दीजिए आप तो हो गया विटामिन, ऐसे बन गया। तब विटामिन शरीर को न ही ऊर्जा देता है न ही शरीर के निर्माण में भाग लेता है, या बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है हमारे शरीर में। विटामिन या भोजन में मौजूद अन्य सभी पोषक तत्वों के कार्य में मदद करता है। DNA के निर्माण में भी मदद करता है। दो प्रकार का होता है, एक फैट से घुलनशील और एक वाटर में घुलनशील। जो फैट में घुलनशील है उसको बोलते हैं एडक, और ये जो फैट वाले हैं ये सब लीवर में संचित होते हैं। और एक होते हैं वाटर में सॉल्युबल जिसको बोलते हैं विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन की कमी से कई सारे रोग हो सकते हैं हमारे शरीर में। अगर विटामिन ए की कमी है तो अलग रोग होगा, विटामिन बी की कमी है तो अलग है, विटामिन सी की कमी है तो अलग है। अब बात कर लेते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है, विटामिन सी, विटामिन डी। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे विटामिन वाले चैप्टर में। ठीक है, चलिए